हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और आप सब लोगों के डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये एक जनरल सेशन है जो कि मैं करने वाली हूँ अबाउट पोलैंड क्वेश्चन एंड आंसर्स, कि मतलब आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, पोलैंड कैसा है, क्या आपको आइल्स की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल है लोगों का कि क्या आपको पोलैंड आना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्क के पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे और आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि एक्सपैट लाइफ वैसे भी आसान नहीं होती है। तो यस, यहाँ पे स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट के लिए भी एंड इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट ऑल्सो। अगर आप यहाँ पे एज अ वर्कर भी आते हो तभी भी आपके लिए स्कोप है, एज अ स्टूडेंट आते हो तभी भी आपके लिए स्कोप है। बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और दूसरा सवाल हमारे दर्शक पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट के लिए आइल्स ज़रूरी है। वेल ऑफ कोर्स, अगर आप आइल्स देते हो तो ऑब्वियसली मतलब आपके लिए वो एक इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है। इस आइल्स क्या होती है और इसके मतलब प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू कैसे दें, कैसे आपके बेटर मार्क्स आ सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट सवाल को मद्देनज़र रखते हुए, जी हाँ, आइल्स ज़रूरी है, पर सारे कॉलेजेस में ये ज़रूरी नहीं है। आमतौर पे जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ पे आइल्स को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। लेकिन जैसे बाकी के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें मतलब अगर आप MOI सबमिट कर सकते हैं, जिसको वो लोग कंसिडर कर लेते हैं। बेसिकली MOI में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर होती है एंड उसमें क्या डिटेल्स, उसकी स्पेसिफिक फॉर्मेट होती है जो मैं आपको बाकी वीडियोज़ में भी बताऊँगी कि कैसे आपको लिखना है। उसमें बस यही लिखना है कि योर अंडर ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, तो आपको बस यही दिखाना है कि आपने अपने होम कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज वाले एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे आपने अपनी सब्जेक्ट्स फाइल करी हैं, आपने अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करी हैं, स्टडीज़ करी हैं। तो दैट इज़ जस्ट अबाउट MOI। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करें, जैसे कि अगर आप स्पेन को कंपेयर करें, अगर आप इटली को कंपेयर करें, तो थोड़ा सा इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा बहुत चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है, जैसे जर्मनी वगैरह में। लेकिन पोलैंड में मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्पीक इन पोलिश, दे स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। तो ऐसे एज सच तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रही बात आउटस्कर्ट्स की, अगर आप कोई मतलब जैसे आउटस्कर्ट वाले एरिया में जाते हैं तो शायद वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप सिटीज़ में रहते हैं, जैसे वॉर्सो वगैरह में, क्राको वगैरह में, रोसो वगैरह में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हाँ, इंग्लिश बोली जाती है। पे कैसे है यहाँ का। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है जो हमारे दर्शक ने पूछा है कि यहाँ का पे स्केल कैसा है। अच्छा, ओके। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूरोप के आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपको एज अ स्टूडेंट 4 आवर्स और मैक्स टू मैक्स, मतलब आप अगर आपके जुगाड़ हैं तो फिर आप कर सकते हो, मतलब 6 घंटे तक काम कर सकते हो अगर आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो। बट पोलैंड में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। एज अ स्टूडेंट आप कितने भी घंटे काम कर सकते हो। तो यस, अगर आप ज़्यादा घंटे काम करोगे तो आपकी पे रेट भी अच्छी होगी। अगर आप यूरोज में पेमेंट लोगे तो ऑफकोर्स आपके ज़्यादा होंगे। बट पोलैंड में पॉलिश ज़्लॉटी चलती है, तो अभी तो खैर काफ़ी रेट बढ़ गया है, मतलब 1 पॉलिश ज़्लॉटी इक्वल टू 21 इंडियन रुपीज़, तो आपको उसी हिसाब से मिलेगा। बट यस, पे स्केल अच्छी है, मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए और सेट होने के लिए तो मेरे हिसाब से अच्छी हैं। और यहाँ पे खर्चे ज़्यादा नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर आप मतलब लेट्स से अगर आप 1 लाख 2 लाख कमा लेते हो ना, तो फिर जैसे आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में रहोगे, जैसे इटली वगैरह में, स्पेन वगैरह में, तो वहाँ पे महंगी होती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे इतनी महंगी नहीं है। एटलीस्ट अब जितने टाइम तक मैं रह रही हूँ मुझे तो नहीं लगी है, तो मेरे हिसाब से तो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। अकोमोडेशन मिलते हैं कि नहीं। हाँ हाँ, अकोमोडेशन मिलते हैं, बट डिपेंड करते हैं कि आपको कहाँ पे रहना है। मतलब प्राइस थोड़ा सा जैसे लिविंग इंडेक्स आपका होता है, थोड़ा सा वैरी करता है। मतलब अगर आप थोड़े वॉर्सो में रहते हैं तो फिर ऑफकोर्स रेट्स थोड़े ज़्यादा होंगे। बट अगर आप जैसे छोटे सिटीज़ में रहते हैं, जैसे जिलेनागुरा में हो गया, लुब्लिन में हो गया, ये सब जगह पे आपको सस्ते मिल जाएंगे। बट हाँ, आपको बहुत देखभाल करके लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत एजेंट्स भी होते हैं जो कि आपको ठग देते हैं चीज़ों में। तो इसलिए कोशिश करें कि आप डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वो।
आमतौर पे अगर आप मुझे एक नंबर पूछेंगे, जैसे कोई स्टूडेंट वगैरह आ रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने हॉस्टल की फ़ीस उतने में ही पे करती हूँ, तो आपको 600 650 ज़्लॉटी तक तो आपको मतलब जैसे डॉर्मेट्रीज वगैरह ये सब मिल जाएंगे। अगर आपको जैसे अच्छी जगह पे रहना है, मतलब जैसे शेयर्ड अपार्टमेंट में रहना है, रूम शेयर करना है, या फिर कोई आपके दोस्त हैं, देन आपको 750-800 तक भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट। और यूटिलिटी बिल्स वगैरह करके 800 तक लगभग आपका हो जाएगा। बट फिर भी मतलब ये तो चेंज होते रहते हैं, ये तो बस मैंने आपको एक अंदाज़ा दिया है कि लगभग एक प्राइस के बारे में आपको बताया है, बट चेंज होते रहती हैं ये चीज़ें। और नेक्स्ट सवाल है आपका, वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट कैसा है। देखिए, अगर मैं 2023 की बात करूं तो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट इतना अच्छा नहीं था। मतलब काफ़ी ऐसे लोग थे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे आने के लिए, बट नहीं आ पा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ बहुत सी चीज़ें हैं, वीएफएस के इश्यूज होते हैं, कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक से सबमिट नहीं होते हैं, लोगों को जनरली पता नहीं रहता है कि उनको क्या सबमिट करना है, क्या सबमिट नहीं करना है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि अगर आप वक्त रहते सही से आपके वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन को करते हैं, सही से आप स्लॉट बुक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे केस में भी मैंने खुद ही किया था स्लॉट बुकिंग वगैरह, तो फिर आपके हाथ में काफ़ी टाइम है। या फिर आप जिस एजेंट से काम करवा रहे हैं, मेक श्योर कि वो एजेंट काफ़ी जेन्युइन हो, क्योंकि पोलैंड बहुत भी एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है कि इसके लिए मतलब आपको ज़्यादा एजेंट आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करे। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल काफ़ी फ्रॉड्स हैं मार्केट में। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके जो एजेंट हैं, आप जिससे भी काम करवा रहे हैं, वो काफ़ी जेन्युइन हैं और उन्होंने इस चीज़ में काम करी है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप एक्सेप्ट होता है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्टडी गैप जो है मतलब काफ़ी हद तक वो एक्सेप्ट हो जाती है। इनफैक्ट मेरे खुद के जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने उनके इसमें ऑलमोस्ट 7 इयर्स का गैप है उनके करियर में, बट स्टिल अभी वो पढ़ रहे हैं करंटली इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एंड यस, इट्स एक्सेप्टेबल, बट कंडीशंस अप्लाई कि आपको सही से उस स्टडी गैप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो कि बिकॉज मैंने मतलब मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए थी इंटरव्यू के टाइम, जो आपके साथ मतलब जब आपका वीज़ा इंटरव्यू होता है एम्बेसी में, तो आप कह सकते हो कि मैं पढ़ाई कर रहा था, बट देन फिर उसके बाद मुझे लगा प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मच मोर बेटर, तो इसलिए मैंने इतना बैचलर्स के बाद मैंने काम करना प्रेफर किया। एंड देन आफ्टर दैट जब मुझे लगा कि आई हैव सफिशिएंटली गैदर्ड ऑल द फंड्स, तब मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करी। तो ये चीज़ आप वर्क लेके, बिजनेस लेके, आप कैसे भी करके इसको जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप जस्टिफाई कर लेते हो देन ऑफ कोर्स चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। अब है नेक्स्ट सवाल का, इन जनरल कितने खर्चे होते हैं यहाँ पे। देखिए, इन जनरल कितने खर्चे होते हैं यहाँ पे ऐसे बताना तो मतलब मैं क्या कहूँ। मतलब मेरे केस में जैसे कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, मतलब लुबलिन में रहती हूँ, तो मेरे इतने खर्चे ज़्यादा नहीं हैं। ऑन एन एवरेज मुझे इंडियन करेंसी जिससे अप्रॉक्सीमेट 25,000 में मेरा सब कुछ हो जाता है, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन एंड फूडिंग एंड ऑल। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर भी करती हूँ, तो मेरा फिर भी हो जाता है यहाँ पे। बट अगेन, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स जो होते हैं, जो रहते हैं मतलब वॉर्सो वगैरह में और रोसो वगैरह में, तो वहाँ पे उनके खर्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बट येस, ओवरऑल अगर आप यूरोप को कंपेयर करोगे देन काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। मतलब आपके 30,000 लगभग हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेंसेस, क्योंकि आपका जो रेंटल इनकम होता है वो आपका मेजर पोर्शन कवर करता है आपके सबसे ज़्यादा। मतलब क्योंकि खाना यहाँ पे इतना महंगा नहीं है, अगर आप खुद से इफ़ यू नो हाउ टू कुक देन उससे बढ़िया बात तो कुछ है ही नहीं। और मैं तो घर पे ही खाना बनाती हूँ, तो फिर मेरे लिए तो मतलब काफ़ी आसान है। तो मेरा तो विदिन 25,000 बहुत सेल्फ सफिशिएंटली मेरी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बट वॉर्सो में अगेन थोड़ा सा ज़्यादा मतलब महंगा होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी ज़्यादा है। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। यहाँ पे KFC, मैकडोनल्ड्स, कुरियर सर्विसेज में, ड्राइवर्स में, यहाँ पे बहुत मतलब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो स्टूडेंट्स को थोड़ा अलाउ कर लेते हैं कि ठीक है आप जाके काम कर सकते हो, या फिर आप अपने ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसे जैसे होते हैं वो उनका बैक टू बैक क्लासेस रहता है। तो इस केस में
आपको पार्ट टाइम जॉब्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऐसे और जॉब्स कर सकते हो यहाँ पे, ऐसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड पे स्केल भी काफ़ी अच्छी होती है। बस ये है कि हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट टू पुश योर सेल्फ, आप कितने तक आपको पुश कर सकते हो। तो ओवरऑल इतने सवाल थे आज के लिए, और मैं इसी के साथ मतलब ये वीडियो एंड करना चाहती हूँ। बट जाते जाते मैं आपको कहूँगी कि जितने सवाल भी आपने मुझे पूछे हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये बस एक जनरल FAQ सेशन था। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं। लोग सोचते हैं कि पोलैंड आना सही है भी या नहीं, यहाँ पे लोग इंग्लिश बात करते हैं या नहीं। तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अब्रॉड आना आसान नहीं होता। बट पोलैंड के केस में मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकती हूँ कि यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। इट्स जस्ट दैट कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़े टाइम वेट करना पड़ेगा, एंड आपको सही से मतलब आपके डॉक्यूमेंट सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपका वीसा हो जाएगा। और ऐसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे हैं, आप सब भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब भी सवाल पूछे, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप मेल भेज सकते हैं। मैं फिर से इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, और मेरे नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे मैं कोशिश करूँगी कि क्योंकि मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट है कि पोलैंड स्टडी वीसा का वीसा रेशियो कैसा है। तो ऑफकोर्स मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि चेकलिस्ट में आपको क्या क्या करने चाहिए। तो उसके अलावा भी मैं फिर वर्क परमिट के ऊपर भी बनाऊंगी। बट इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछें, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड हो सके तो कमेंट करें। बाय बाय।